हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं बुक 3 को चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसका एक बेसिक पर्पस होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। ठीक है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो रही है, किस तरीके से हमारा बिजनेस काम कर रहा है, वगैरह वगैरह जितने भी एस्पेक्ट है हर एक चीज को हम समझना चाहते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कुछ बेसिक टूल्स को यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा आपका होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा आपका होगा अकाउंटिंग रेशियोज और लास्ट आपका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक डॉक्यूमेंट होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पहले दो पे बात करते हैं। दो में से भी सबसे पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डाटा को और देखेंगे कि चीजों में किस तरीके से चेंज हो रहा है। उससे हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, कौन सी चीजें घट रही हैं, परसेंटेज में चीजें कैसे बढ़ रही हैं, परसेंटेज में चीजें कैसे घट रही हैं। इसी से हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं कि कौन सी चीज फेवरेबल है, कौन सी चीज अनफेवरेबल है, कौन सा अच्छा हुआ, कौन से पे हमें ध्यान करना है, कौन से को कंट्रोल करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखने के लिए मतलब बेसिकली हम चैप्टर नंबर 3 में ही चैप्टर नंबर 1 का पार्ट भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट कैसे? चैप्टर नंबर 1 जो है पूरे तरीके से दो डॉक्यूमेंट्स को बताता है। पहला आपका है बैलेंस शीट और दूसरा आपका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी के लिए हम चैप्टर नंबर 1 पे नहीं जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है थियोरेटिकल है थोड़ा सा, उसमें बस आपको फॉर्मेट बता रखा है, फॉर्मेट की हर एक डिटेल्स को थियोरेटिकली आपको बताया हुआ है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि फॉर्मेट हमारा क्या होता है, ताकि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को आसानी से समझ पाए। तो ये हमारा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इससे पहले जब आप पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बना रहे थे तो आप किस तरीके से बैलेंस शीट बना रहे थे? आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट को बनाया था, लेकिन कंपनीज के लिए हम वर्टिकल फॉर्मेट को चूज करते हैं। तो वर्टिकल फॉर्मेट आपको यहाँ बनाना है। वर्टिकल फॉर्मेट में दो पार्ट्स हैं। अपर पार्ट को हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट पार्ट को हम इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं, सेकंड पार्ट को हम एसेट्स बोलते हैं। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसके अंदर कुछ मेन हेड है, कुछ सब हेड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो बोल्ड लेटर्स में ये मेन हेड है, इसके अंदर जो भी आपको दिख रहे हैं वो आपके सब हेड है। सबसे पहला मेन हेड है आपका शेयर होल्डर्स फंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर मेन फोकस हमने किया था बुक नंबर 2 में। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटी सारी आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी। एसेट्स में मेजर दो ही डिवीजन है, एक आपका नॉन करंट एसेट्स है, दूसरा आपका करंट एसेट्स है। तो देखो क्वेश्चन में जो आएगा ना वो भी आपका चांसेस है कि फॉर्मेट में अगर आएगा तो इसी तरीके से फॉर्मेट होगा, जहां पे आपको करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अपना जो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं वो स्टेटमेंट किस तरीके से बना के चलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इसमें कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मेन तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला कॉलम आपका होता है पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पे एक हमें बड़े कॉलम की जरूरत होगी जिसमें प्रॉपर डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डाटा को आप लेके चलोगे। फिर आप चेंज को देखोगे, एक नॉर्मल चेंजेस इन वैल्यूज, एंड सेकेंड आप परसेंटेज चेंजेस की बात करोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्मेट से। फॉर्मेट में कुछ इस तरीके ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो आपको जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो फॉर्मेट हम कर रहे हैं। फॉर्मेट ये आपका हर एक में चल जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में भी चल जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी चल जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें आपका पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल्स आप लिखते हो कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाटा लिखते हो, यहाँ पे करंट ईयर का डाटा लिखते हो, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज लिखते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप परसेंटेज चेंज लिखते हो। अब इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इन कॉलम्स को मार्किंग कर दो, नेमिंग दे दो। जैसे पहले कॉलम को ए, दूसरे को बी, तीसरे कॉलम को सी और चौथे को हम डी बोल देते हैं।
तो बेसिकली इसमें आपको इन दो पे ध्यान देना है। ये वाला सारा पार्ट तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जितनी थी पहले उससे अब कितनी हो गई, मतलब कितना बढ़ गई या कितना घट गई, उस तरीके से। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं यहाँ बात कर रही होती बैलेंस शीट की, जिसमें फर्स्ट हमारा होता था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में मैं बात कर रही हूं सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख थी कैपिटल और अब जो है वो 2 लाख हो गई, ठीक है। तो हम इन चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली चीज, जब एब्सोल्यूट चेंज आप निकाल रहे हो तो आपको कैसे करना है? बी माइनस ए करना है, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 1 लाख रुपए आ गया। उसके बाद आपको निकालना है चेंज। चेंज के लिए आप क्या करोगे? जो सी कॉलम में आपने कैलकुलेट करा डिवाइडेड बाय जो ए कॉलम में है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो डाटा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। कहने का मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कहने का मतलब कितना चेंज हुआ? 100% चेंज हो गया, ठीक है। 100% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाए। नेगेटिव में आने का मतलब प्रीवियस ईयर में वो चीज ज्यादा थी, करंट ईयर में वो कम है, तो ऑब्वियसली बात है जो चेंज हुआ वो कैसा चेंज हुआ? नेगेटिव चेंज हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव चेंज के केस में आपको ब्रैकेट्स में वैल्यू को दिखाना होता है, और अगर एब्सोल्यूट चेंज आपका नेगेटिव आया है तो ऑब्वियसली जो आपका परसेंटेज चेंज होगा वो भी नेगेटिव में आएगा। तो ये कॉलम से जो आपको कैलकुलेट करने हैं, ये बेसिक तरीका है जिसके थ्रू आपको ये कैलकुलेट करना है। अब इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसी चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ पूरा। अभी तक जैसे जैसे हमने कॉलम्स बताए थे मैंने आपको, वैसे ही कॉलम्स आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स बनाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर की वैल्यूज आपको लिखनी है, फिर आपको करंट ईयर की वैल्यूज लिखनी है, फिर आपने एब्सोल्यूट चेंजेस लिखने हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको परसेंटेज चेंजेस लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का एक कंपैरेटिव फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर था प्रीवियस ईयर, फिर था करंट ईयर, फिर था एब्सोल्यूट चेंज, फिर था आपका परसेंटेज चेंज। तो अगर मार्किंग करनी है ए बी सी करके आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम वाज ए, सेकंड वाज बी, थर्ड के लिए हमें क्या करना था? बी माइनस ए करना था, तो क्या निकल के आया था? सी निकल के आया था। और लास्ट वाला जो था डी कॉलम था, जिसके लिए सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 हमने चूज किया था, ठीक है। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन में आपको एज इट इज फॉर्मेट दे रखा है, तो आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको बैलेंस शीट का एक बेसिक फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे यहाँ दिया है, पहले मैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की डाटा को पूरा लिख दूंगी, जैसा भी क्वेश्चन में होगा, तो आपको भी सेम ही फॉलो करना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्मेट है तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट नहीं है तो आपको एक बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कॉलम की सारी वैल्यूज को लिख लोगे, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो और गलती होने के चांसेस ना रहे। थोड़ा ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर का डाटा पहले दे रखा है, प्रीवियस का बाद में दे रखा है। आपको यहाँ फॉर्मेट में प्रीवियस का पहले लिखना है, करंट ईयर का डाटा बाद में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे थर्ड कॉलम पे बढ़ते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या देखना है कि यहाँ से यहाँ गए तो कितना चेंज हुआ। अगर यहाँ से यहाँ गए पॉजिटिव चेंज हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर यहाँ से यहाँ गए नेगेटिव चेंज हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ देखते हैं, पहले हमारे पास शेयर कैपिटल 2 लाख थी, अब 3 लाख हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख का इंक्रीज हुआ, यानी कि बी में से ए को माइनस करना है। तो जो एब्सोल्यूट चेंज है वो कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ कितना चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, जीरो है। यहाँ कितना चेंज हुआ, 80,000 का चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया है। यहाँ कितना चेंज हुआ है, 40,000 का चेंज हो गया है। आप टोटल में भी इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लोगे, 2,60,000 का आपका चेंज हुआ है। इनका टोटल करोगे तो भी सेम आएगा। इसी तरीके से एसेट्स में आ जाओ, पहले 3,60,000 थी, अब 5,60,000 है, तो 2 लाख का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये 40 था, कोई चेंज नहीं हुआ, डैश छोड़ सकते हो, जीरो लिख सकते हो। 80 था, 120 हो गया, तो 40,000 का इंक्रीज हुआ है। 20 था, 40 हो गया, तो 20,000 का इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हर जगह इंक्रीज हो रहा है, लास्ट में भी 2,60,000 टोटल के केस में आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट कॉलम की, ये वाला तो बहुत आसान था। नेक्स्ट बात करते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, सी कॉलम की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए कॉलम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो एब्सोल्यूट चेंज है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है। पहले को मैं साइड में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे चेंज कितना आया था, 1 लाख का आया था, लेकिन कितने में से आया, मतलब प्रीवियस वैल्यू को आप बेस लेके चल रहे हो, 2 लाख आपने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 5 जीरो से जीरो चली गई है, तो ये चेंज आपका कितना आया है, 50% का आया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, आप डैश डाल सकते हो। अब ये 80 है, 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो देख लो कितने का चेंज आया, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको कट करते हो तो 2 आएगा, तो ये 200% का आपका आ गया है, 200%। ठीक है, फिर इसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाय 60 करना है नेक्स्ट कॉलम के लिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो चली जाएंगी, 2 टू जा 4, 2 3 जा, तो ये हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करते हैं तो 6.7। ठीक है, तो 66.67% भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब लास्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, टोटल के कॉलम में भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो करनी है। आप इनका टोटल करके नहीं लिख दोगे, आप कैसे करेंगे, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप बता देंगे कि कितने का चेंज हुआ, कितने परसेंट का चेंज हुआ। ठीक है, तो टोटल के केस में आप सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। क्या करना है, 2,60,000 का चेंज हुआ था, पॉजिटिव चेंज था, आउट ऑफ 5 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो चले गई, 1 जीरो से 0, 5 टू जा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 52%। तो ध्यान से करना है कैलकुलेशंस, यहाँ बच्चे ज्यादा गलतियां कर देते हैं, अक्सर वो इसका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं, वहीं आपका गलत हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करनी है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000, फिर 40 डिवाइडेड बाय 80, 20 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 बहुत इजी आसान है, सामने पता चल रहा है 100% है। 40 डिवाइडेड बाय 80 कितना, आई थिंक 50% का हो गया ये। ठीक है, और इधर कोई चेंज था नहीं। 2 लाख डिवाइडेड बाय, इसको आप सॉल्व करके देख लो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 4 जीरो से 4 जीरो चली गई हैं, 4 5 जा 20, 4 9 जा, तो ये आया 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करा लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, लेके चल लेते हैं तो 55.56 हम लेके चल लेते हैं, लास्ट वाले में एग्जैक्टली से 52% आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए, जिसके अंदर आपको सिर्फ दो वैल्यूज पे ध्यान देना है, एक एब्सोल्यूट चेंज पे, दूसरा आपको परसेंटेज चेंज पे।
तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को फॉर्मेट में डालेंगे, प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की वैल्यूज लिखेंगे, फिर आप डिफरेंस निकाल के एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप अपना ट्राई करके देखिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, मैं उसका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम चीज फॉलो करेंगे कि पहले हम समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, उसका बेसिक फॉर्मेट होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो बेसिक फॉर्मेट अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो बड़े आराम से सेम प्रोसेस आपको करनी है। आपको दो नई चीजें करनी है, एब्सोल्यूट चेंज करना है और परसेंटेज चेंज करना है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ नया नहीं है। सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, मतलब जो आपने गुड्स को सेल करके कमाया है उसको हम बोल रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स अगर आया तो उसको भी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं। इसके अंदर दोनों टाइप की सेल्स होती हैं, कैश सेल्स भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी होती है। नेक्स्ट आपका होता है अदर इनकम, अगर आपका किसी दूसरी सोर्सेज से इनकम आ रहा है तो वो भी आपका आ जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू। फिर उसके बाद आप एक्सपेंसेस पे आते हैं। एक्सपेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जिसको हम बोल देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर कोई किया है तो वो एक्सपेंस आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री आपका अगर हुआ है, किसी भी प्रकार का इन्वेंट्री, फिनिश गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, हर तरीके का। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा, मतलब जो भी आप फाइनेंस कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको जो जो खर्चे करने पड़े, चाहे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा या बैंक चार्जेस देने पड़े वगैरह वगैरह, वो आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसको हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अदर कोई एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा। तो इन सब को, इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस हो चुका, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब टैक्स जो भी रेट से आपको टैक्स बोला हुआ है वो टैक्स आप लगाएंगे इसी वैल्यू पर, फिर आप टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नया फॉर्मेट बनाना है किसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, एग्जैक्टली सेम तरीके से। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपने कितने कॉलम बनाने थे, 5 कॉलम्स बनाने थे। ठीक है, आपको 5 कॉलम्स बनाने थे, जिसमें से सबसे पहला हमारा था पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम था हमारा प्रीवियस ईयर की वैल्यू, फिर करंट ईयर की वैल्यूज, फिर एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद हमने बनाना था परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो पहला आपका रहेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, दूसरा ए जिसको हम कह रहे थे प्रीवियस ईयर की वैल्यूज है, फिर बी जिसको हम कह रहे थे ये करंट ईयर की वैल्यूज है, फिर सी जिसको हम कह रहे थे ये आपका एब्सोल्यूट चेंज है। ठीक है, कैसे किया था, बी माइनस ए किया था। फिर आप परसेंटेज चेंज कर रहे थे, डी जिसको हम बोल रहे थे सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, बिल्कुल वही जो आपने बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट फॉलो किया है।